अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे लाहौर से, जहाँ 4 रोज पहले खातून से होने वाली बदतमीजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब करते हुए मुतासरा खातून को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। पुलिस के मुताबिक वीडियोस की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इकबाल पार्क में लड़की से दस्तदराजी बाइस शर्म करार दी है। ट्वीट पैगाम में लिखा, वाक़या हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। पाकिस्तानी ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक़ को यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि इकबाल पार्क में लड़की से दस्तदराजी बाइस शर्म है। वाक़या हमारे समाजी पस्ती को बयान करता है। पाकिस्तानी ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान। अमेरिका ने सदी का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। एक मौके पर वाशिंगटन ने अफगानिस्तान में फौजी भेजना कौमी मफाद में करार दिया। आज जो बाइडन कहते हैं अमरीकी फौज मजीद 20 साल भी अफगानिस्तान में रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डू मोड़ से मुंह मोड़ तक की कहानी आपको दिखाते हैं। अफगान जंग में अमेरिका के कई यू टर्न अफगान क़यादत को यकीन दहानियां कराई और वादे किए, मगर जो बाइडन साबिका सुदूर के वादों से इनकारी दिखाई देते हैं। कहते हैं हमारा अफगानिस्तान की तामीर से कुछ लेना देना नहीं, हम तो दहशतगर्द मारने आए थे। बराक ओबामा ने जब अफगानिस्तान में मजीद फौजी भिजवाने को मुल्की मुफाद में करार दिया तो उस वक्त बाइडन बतौर नायब सदर उनके दाएं जानिब मौजूद थे, मगर आज बाइडन के ख्यालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। अफगानिस्तान से उजलत में इनखिला से पैदा होने वाली बेचैनी पर तनकीद के बावजूद अमरीकी सदर इस बात का दावा करते दिखाई देते हैं कि गैर मुल्की फोर्सेस अपने मिशन में कामयाब रहीं। तालिबान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, सबके लिए आम माफ़ी होगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आज़ादी हमारा हक था जिसे हमने हासिल कर लिया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, एक मजबूत इस्लामी हुकूमत तश्कील देंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाएगा। अफ़गान ख़वातीन क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक तमाम शोबों में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। मगरबी दुनिया को हमारी अक़दार और सकाफ़त से परेशान नहीं होना चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल में कहा है कि वादे हमने सुन लिए, अब देखना यह है कि जो कहा गया उस पर अमल दरामद होता है या नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उम्मीद है कि तालिबान इंसानी हुकूक से मुतालिक किए गए नए वादों की पासदारी करेंगे। अगर तालिबान कहते हैं कि वो शहरियों के हुकूक का एहतराम करेंगे तो उम्मीद है कि वो इस पर साबित कदम रहेंगे। उन्होंने कहा तालिबान के साथ कतर में उनके दफ्तर के जरिए राबते में हैं। तालिबान ने काबुल में शहरियों के इनखला में रुकावट न डालने की यकीन दहानी भी करवाई है। और कनाडा ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करने का ऐलान कर दिया। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। कनाडा का कानून इस गिरोह को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखता है। तालिबान ने ताकत के जरिए मुंतखब हुकूमत को हटाया। कनाडा के कानून के तहत वो एक तस्लीम शुदा दहशतगर्द तंजीम है। कनाडा ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। कनाडा कानून इस गिरोह को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखता है। तालिबान ने ताकत के जरिए मुंतखब हुकूमत को हटाया। कनाडा के कानून के तहत वो एक तस्लीम शुदा दहशतगर्द तंजीम है। और तब्दीलियाँ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदल गया। तुलू चैनल ने ख़वातीन एंकर्स के साथ मामूल की नशरियात बहाल कर दी। तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल काबुल में टीवी पर ख़वातीन एंकर्स के आने को बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। शहर में ज़िंदगी भी रवा दमा है। खदशात प्रोपेगेंडा निकले। अफगानिस्तान के बड़े टीवी चैनल तुलू ने मामूल की नशरियात बहाल कर दी। तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल काबुल में ख़वातीन एंकर स्क्रीन पर दोबारा नमूदार हुई। एंकर बहिश्ती अरगन ने तालिबान मीडिया टीम के रुकन अब्दुल हक हम्माद का इंटरव्यू लिया। 2 दिन बाद काबुल में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने आज ड्यूटी फिर संभाल ली। तुलू न्यूज़ की रिपोर्टर हसीबा आतिक पल ने दारुल हुकूमत की एक शाहरा से रिपोर्टिंग की। वॉइस ऑफ अमेरिका की सहाफ़ी आयशा तंजीम टैक्सी में बैठकर रिपोर्टिंग करती नजर आई। शहर में ट्रैफिक कम मगर रवा दवा है।
अमन है, लोग आ जा रहे हैं। सड़कों पर औरतें भी नजर आ रही हैं। किसी ने रोका ना किसी ने टोका, किसी ने बुर्का कर रखा है तो कोई सर पर चादर लिए हुए है। तालिबान हर सड़क और हर चौक पर खड़े हैं। तकरीबकारों पर नजर रखने के लिए गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। मुल्ला उमर के बेटे और तालिबान अस्करी उमूर के कमांडर मुल्ला याकूब ने अपने ऑडियो पैगाम में खबरदार किया है कि कोई जंगजू किसी के घर में हरगिज दाखिल न हो। मुल्ला याकूब ने कहा है, किसी शहरी से गाड़ी या असलहा लेकर छुपाना खयानत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सियासी रहनुमाओं के वफ्द की अलग अलग मुलाकातें, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश के इजहार के साथ मसले के हल के लिए मदद की पेशकश भी दोहरा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से सलाहुद्दीन रब्बानी की क़यादत में 8 रुकनी अफगान सियासी वफ्द की बैठक, तालिबान के कब्जे और इसके बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने अफगान अवाम की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान से ज्यादा कोई और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद नहीं। अफगान सियासी क़यादत मिलकर पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। तमाम फरीक़ैन पर अफगान तनाज़ा के जामे सियासी हल की अहमियत पर जोर देते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी 8 रुकनी अफगान वफ्द मिला। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद और देर पा अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने अज़्म दोहराया कि मौजूदा सूरत हाल में अफगान अवाम के साथ खड़े हैं। वाज़ेह किया, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से ही खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन मुमकिन है। अफगान सियासी वफ्द ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। मुस्तक़बिल के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। दुश्मन नाकाम हो गए, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा ना बना सके। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। किसी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, ना किसी को मुदाखलत करने देंगे। हर करप्ट आदमी की सरिश्त में भागना होता है। अशरफ गनी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान में समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके जहन में फतूर था। लोगों ने हमें कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश करनी थी, लेकिन वो नाकाम हुए। बड़ा हसास वक्त है। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना या ना करना, ये इमरान खान का फैसला है। ज़बी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यही हमारा सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा है। हम किसी की ज़मीन पर पाकिस्तान से मुदाखलत नहीं होने देंगे और किसी को अपनी तरफ मुदाखलत भी करने नहीं देंगे। इमरान खान ने अशरफ गनी को उज़्बेकिस्तान में समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके जहन में एक फतूर था। हर करप्ट आदमी की सरिश्त में शामिल होता है कि वो मुल्क से भागे। उसने पहले दौलत लूटी हुई पहुंचाई होती है या लूटी हुई दौलत साथ लेके जा रहा होता है। बिल्कुल पुरसकून है जी तोरकम बॉर्डर और चमन बॉर्डर। टोटल 413 एंट्रियां हुई हैं विद वीजा और दूसरा IBMS के जरिए। इंडिया मीडिया की मैं तरदीद करता हूँ, कोई पाकिस्तान में अफगान महाजर नहीं आ रहा। इंडिया जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहा है, 100% गलत बयानी है। 3 दिनों में 800 ट्रक्स गए होंगे, आए होंगे। बिल्कुल कोई महाजर हमारी तरफ नहीं आ रहा। अफगान तालिबान ने ख़वातीन को यूनिवर्सिटी तक तालीम की इजाज़त देने की यकीन दहानी करा दी। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा, ख़वातीन के लिए बुर्का लाजमी नहीं मगर उन्हें हिजाब करना होगा। शोहदाए करबला को सलाम। जालिम हुक्मरान के खिलाफ काफिला हक ने अजीम कुर्बानी दी। सर कटवा लिए मगर झुकने ना दिए। 9 मुहर्रमुल हराम वो तारीख है जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद के खिलाफ इत्माम हुज्जत किया। इस पर आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिहाद अजीम का नमूना कामिल पेश किया। शहादत उज़्मा से सरफराज हुए, कलमा हक बुलंद हुआ, वाक़या करबला हुआ। 9 मुहर्रमुल हराम वो दिन है जब बातिल के लश्कर पर इमाम हुसैन ने हुज्जत अतमाम की। यजीद के नुमाइंदे से कहा, मुझे छोड़ दो कि मैं बराह रास्त यजीद के पास चला जाऊं और खुद उससे मामला करूं, या मुझे छोड़ दो कि मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं, या फिर मुझे छोड़ दो कि मैं किसी सरहद पर चला जाऊं। जिस पर उमर बिन साद ने कहा, वो फैसले का मजाज नहीं। 9 मुहर्रम की रात नाकाम मुदाकरात पर खत्म हुई। सफ़ाक हाकिम इब्न ज़ियाद ने जुल्म ढाने का फैसला कर लिया, जिस पर इमाम हक ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं सर तो कटवा सकता हूँ मगर ज़बरदस्ती मुझसे बैत नहीं ली जा सकती।
اور ملک بھر میں نویں محرم الحرام کے سلسلے میں جلوس و مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ امام بارگاہوں کے باہر اور جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے راولپنڈی کا رخ کر لیتے ہیں، صداقت علی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے۔ صداقت علی، یہاں پر بتائیے گا کون سی امام بارگاہ سے جلوس برآمد ہوگا، کن راستوں سے ہوتا ہوا جائے گا اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں؟ جی، آج 9 محرم کا جو مرکزی ماتمی جلوس ہے وہ چٹیاں ہٹیاں باب علی سے برآمد ہوگا۔ اس وقت مجلس آزاد جو ہے برپا ہے، علماء ذاکرین فلسفہ حسینیت پر مفصل روشنی ڈال رہے ہیں اور اسلام کے لیے دی جانے والی قربانی پر جو ہے وہ اپنی مفصل جو پیش کر رہے ہیں۔ تاہم جلوس کے لیے جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہ انتہائی سخت کیے گئے ہیں۔ جلوس کے راستے میں آنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان کو کنٹینر اور خاردار تانے لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ ایلیٹ فورس کے دستے جو ہیں وہ جلوس پہ تعینات ہے۔ جلوس جو ہے مجلس ادا کے بعد جو ہے وہ ذوالجناح اور علم کا جو جلوس ہے وہ اقبال روڈ پر آئے گا۔ اقبال روڈ سے یہ جلوس ہوتا ہوا عالم خان روڈ اور عالم خان روڈ سے یہ جلوس ہوتا ہوا امام بارگاہ کرنل مقبول کالج روڈ پر جو مغرب کے وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ جو عزادار ہیں ان کے لیے راستے میں سبیلیں، پانی شربت کی سبیلیں اور کھانے کے لنگر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں تاکہ شدید گرمی میں جو ہے وہ نواس رسول کو پرسہ دیتے ہوئے لنگر اور سبیلوں کا بھی ان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے صداقت، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ لاہور کا ہم رخ کرتے ہیں، یہاں سے محسن بلال ہمارے ساتھ ہیں۔ محسن، یہ بتائیے گا کہ لاہور میں مرکزی جلوس کہاں سے برآمد ہوگا اور کہاں پر اختتام پذیر ہوگا؟ مقررہ راستوں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل، نویں محرم الحرام کے سلسلے میں شنا کا جو مرکزی جلوس ہے وہ پانڈو سٹریٹ سے برآمد ہو چکا ہے اور سراج بلڈنگ کے سامنے نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو جلوس ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا سیول سیکریٹریٹ کے سامنے پہنچے گا اور وہاں پر سے ہوتا ہوا پرانی انارکلی پہنچے گا جہاں پر نماز مغربین ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جلوس خامہ سادات پہنچے گا اور وہاں سے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ہی پانڈو سٹریٹ جو ہے پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جو مرکزی جلوس آج لاہور میں نکل رہا ہے اس پر ٹھیک ہے، لاہور کے بعد اب رخ کر لیتے ہیں اسلام آباد کا۔ ظہیر علی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ظہیر علی، بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کی اور جلوس کے حوالے سے بھی بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مرکزی امام بارگاہ G62 اور یہ جو جلوس ہے مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہو چکا ہے اور روایتی جو راستے ہیں پر رواں دواں ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو جلوس کے روٹس ہیں ان کو کناتیں، خاردار تاریں اور کنٹینر لگا کر مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اور روایتی جو جلوس ہے اس میں اس کو علم اور تعزیے کا جلوس ہے اور شہدائے کربلا جو ہیں ان کا پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عزاداران جو ہیں وہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور لال کوارٹر کا جو مقام ہے وہاں پہ پہنچ کے نماز ظہرین ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جو 112 G62 کا مقام ہے وہاں پہ نماز مغربین اور اس کے بعد ملوڈی سے ہوتا ہوا واپس جو اس کے روایتی راستے ہیں وہاں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں واپس پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا۔ سیکیورٹی کے 3-4 لیئرز یہاں پہ بنائے گئے ہیں۔ پاک رینجرز بھی ہے، پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، کمانڈو ہیں، اس کے علاوہ جو اپنے رضاکار ہیں لاسٹ لیئرز پہ وہ بھی ان کو چیک کریں۔ 7 سے 8 جو ہیں وہ یہاں پہ جو واک تھرو گیٹس بنائے گئے تھے مکمل سکیننگ کے بعد جو شرکا ہیں ان کو یہاں پہ یعنی کہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ظہیر علی، صداقت علی، محسن بلال، نویں محرم الحرام کے حوالے سے جلوس اور سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ آپ تینوں کا شکریہ۔ فیصل آباد میں شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے مختلف مورلز بنائے گئے ہیں جسے دیکھنے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں۔ عثمان صدیق رپورٹ کریں گے۔ ایما بستی، مقتل گاہیں اور یزیدی فوج کے گھیرے۔ فیصل آباد کے بٹالہ کالونی میں امام بارگاہ جیون شاہ میں کربلا کے ماڈل بنا کر حضرت امام حسین اور ان کے رفقا پر ہونے والے مظالم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ منتظم 24 سال سے وہ منظر دہرا رہے ہیں۔ یہ نقشہ میدان کربلا جو شبیہات میدان کربلا کی ہم نے بنائی ہے نا، یہ نقشہ ہم کربلا سے لے کر آئے تھے۔ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں آ کر زیارت کر لیتے ہیں اور دل کو تسکین محسوس کرتے ہیں۔ دور دراز سے کربلا کا نقشہ دیکھنے آئے عقیدت مندوں کو
منظر کشی کا یہ منفرد انداز خوب بھاتا ہے۔ ہم کربلا تو نہیں جا سکتے لیکن یہ منزل دیکھ کے ہمیں کربلا کی یاد آتی ہے۔ میدان کربلا کی منظر کشی شہداء کی یاد تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جرت اور بہادری کی بھی عکاس ہے۔ کیمرامین حافظ اویس کے ساتھ عثمان صدیق، سما، فیصل آباد۔ منڈی بہادین میں مرکزی جلوس برآمد ہو گیا۔ جلوس کے شرکاء کے لیے جگہ جگہ لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے دیوان عادل۔ جی دیوان عادل، بتائیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہادین کے علاقہ صوفی پورہ میں۔ یہاں پہ جو ہے وہ عقیدت مندوں کی جانب سے جگہ جگہ جو ہے وہ یہاں پہ لنگر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کہیں پہ جو ہے وہ بریانی بنائی جا رہی ہے، کہیں پہ قورمہ تیار کیا جا رہا ہے، کہیں پہ حلیم بنایا جا رہا ہے۔ ہر سڑک کی جو ہے وہ پکوان سینٹر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ 9 محرم کا مرکزی جلوس بھی جو ہے وہ صوفی پورہ سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے روایتی راستوں اولڈ رسول روڈ، کچہری روڈ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ امام بارگاہ حسینیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اور اس موقع پر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت جو ہے وہ انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جلوس کے راستے میں آنے والی گلیاں اور سڑکوں کو جو ہے وہ کناتیں لگا کر بند کر دیا گیا، اور موبائل فون سروس بھی یہاں پہ جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ اچھے تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ دیوان عادل۔ فیصل آباد میں ایک پارک ایسا بھی ہے جہاں کوئی تفریح کے لیے جائے تو ممکن ہے کہ بیماری ساتھ لائے۔ اسلام نگر کا واحد پارک بدحال، جاگنگ ٹریک پر کچرے کے ڈھیر ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ ہی کوئی سایہ دار درخت ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں۔ منصور احمد ہے، میں اسلام نگر کا رہائشی ہوں۔ یہ ہے اسلام نگر کی 5 لاکھ آبادی کا ایک واحد پارک جو اس ٹائم کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نہ یہاں پر بھاگنے کا ٹریک اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ۔ یہ ہے اس پارک کا ٹریک۔ یہاں پہ چلنا تو دشوار ہے ہی، یہاں پہ کوڑا اتنا پڑا ہوا ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ یہ ہے اس پارک کا واحد سایہ دار بینچ، جہاں پہ ملبے کے ڈھیر کی وجہ سے خواتین نے تو آنا چھوڑ ہی دیا، ساتھ ساتھ بچوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اس پارک میں سایہ دار درخت لگائے گئے جن کو جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا۔ بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی لگائے گئے تھے، یہ بھی انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہے۔ اب اس پارک میں اہل علاقہ نے جانور باندھ رکھے ہیں۔ یہ پارک اب کوڑا دان بن چکا ہے۔ ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس پارک کو دوبارہ لوگوں کے لیے بحال کیا جائے۔ کورونا کی صورتحال بتائیں۔ کورونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ہیں۔ ملک میں مزید 66 مریض انتقال کر گئے۔ 3974 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 6.91% ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے 22، پنجاب میں 22، سندھ میں 20 اور خیبر پختونخوا میں 17 اموات ہوئی۔ جی بی میں 2 اور آزاد کشمیر میں 3 مریضوں کا انتقال ہوا۔ اب تک ملک میں 24,639 افراد کورونا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 57,000 سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,974 مثبت نکلے۔ اس وقت پاکستان میں 88,209 فعال کورونا کیسز ہیں، جن میں سے 5,339 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے مقامی کورونا وائرس سامنے آنے پر ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا۔ نیوزی لینڈ کے گنجان آباد شہر آکلینڈ میں 58 سالہ شہری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ ایشلے بلوم فیلڈ کا کہنا ہے کہ اس شخص نے ملک کے دوسرے حصوں کا سفر کیا اور اس نے کورونا ویکسینیشن نہیں کروائی تھی، جبکہ ایک نرس کا کورونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا جس نے ویکسینیشن لگوائی ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ میں اگلے 3 دن لاک ڈاؤن رہے گا۔ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کا کہنا ہے کہ ہر کسی کو گھروں میں رہنا ہوگا، کاروبار بند رہے گا سوائے سپر مارکیٹس اور فارمیسیز کے۔ نیوزی لینڈ میں 1 سال قبل انتہائی سخت لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے 27 سالہ تاجر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واقعے کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ جہانگیر خان رپورٹ کریں گے۔ 27 سالہ تاجر کا قتل دشمنی کا شاخسانہ ہے یا کوئی اور وجہ؟ تحقیقات شروع۔ اظہر اکبر نامی تاجر کے قتل کی واردات وحدت کالونی کے علاقے میں ہوئی۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے تعاقب کرتے ہوئے گھر کے قریب پہنچ کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اظہر موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ 2 125 والے آئے لڑکے، انہوں نے اس کو فائر مارا ہے۔ جب اس کو دوسرا فائر لگا تو وہ گر گیا۔
तो उसके बाद वो बड़े आराम से वो चले गए हैं। तो ना उन्होंने हेलमेट डाले हुए थे, ना मास्क लगाए हुए थे। मकतूल के पुरसा का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी है और ना लेन देन का तनाज़ा। हमारी किसी के साथ कोई अदावत भी नहीं है, किसी के साथ हमारा कोई ऐसा मामला भी है, क्योंकि हम लोग काम करने वाले बंदे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। पुलिस का कहना है कि दरीना दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची मेमन गोट में शौहर ने बेटे के साथ मिलकर 65 साला बीवी और पड़ोसी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, बेटे की तलाश जारी है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कानून की गिरफ्त में मौजूद ये है वो मुलजिम जिसने कारोकारी का इल्जाम लगाकर अपनी 65 साला बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात में मकतूला के शौहर के साथ इसका सौतेला बेटा भी शरीक था, जो अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है। मकतूला के शौहर ने पुलिस के सामने फर सच बोलना शुरू कर दिया। मैं उसको पकड़ के आया था, एक कुहाड़ी मार दिया था, मेरा बेटा बाहर खड़ा हुआ, कोई आदमी आता नहीं था, क्या तरीका होता था। मैंने उसको कुहाड़ी एक कंधे में लगा के गिरा, उसको एक सामना मार दिया। 17 मार्च 2021 को बीवी को कत्ल करने के बाद इसके कातिल शौहर ने पड़ोसी अल्लाह बख्श को 13 अगस्त 2021 को कत्ल कर दिया। अल्लाह बख्श को उसका नाम, अल्लाह बख्श, और रिश्तेदार भी है। जी रिश्तेदार भी। तो अब आपको लगता है कि आपने गलत किया, कम से कम आप तलाक देते थे, मानने की क्या जरूरत थी? गलत हमने कर दिया। कारोकारी के नाम पर 65 साला ज़ईफ खातून के कत्ल के पीछे कोई जाती दुश्मनी का अंसर तो शामिल नहीं है। पुलिस अब तक कत्ल की वजूहात जानने से कासिर है। इधर पुलिस के मुताबिक मुलजिम से आले कत्ल अब तक बरामद नहीं हुआ। मुकदमे में नामजद दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। शाही किला लाहौर के अहाते में नस्ब किया गया महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा जुनूनी शख्स ने तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुजस्मे पर बार बार हमला वॉल सिटी अथॉरिटी के सिक्योरिटी इंतजाम पर सवालिया निशान है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आता। लाहौर शाही किला में नस्ब महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा एक बार फिर निशाने पर। रिजवान नामी शख्स ने हथौड़ी के वार करके मुजस्मे को तोड़ दिया। पीछे दे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। 1.5 साल कबल बरे सगीर की इस नामवर शख्सियत का मुजस्मा वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से नस्ब तो किया गया, ताहम नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात के बाइस ये बार बार शरपसंदों का निशाना बन रहा है। ऑन स्पॉट हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। मुस्तकबिल के लिए हम इसको मजीद स्ट्रिक्ट करेंगे। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके साथ इंक्वायरी अभी चल रही है। सारा वकूआ जो है वो सीसीटीवी कैमरास के तहत देखा जा रहा है। मुजस्मे की जगह को जस्ट की प्लेट्स लगाकर बंद करते हुए रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से मुजस्मे की जल्द मुरम्मत के बाद इसे एक बार फिर इसी जगह पर नस्ब किया जाएगा। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। नामवर पॉप गुलकारा नासिया हसन को जहर देने का इल्जाम। मरहुमा के साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने जुहेब हसन को हट जाने का नोटिस भेज दिया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में इश्तियाक बेग ने बरतानवी अदालत जाने का ऐलान किया। कहते हैं जुहेब हसन को सड़कों पर लाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। जुहेब साहब के लिए नाजिया और उनकी फैमिली के लिए एक गोल्ड की चुड़िया थी, क्योंकि उन्हीं से इनका घर जो था वो चल रहा था और जुहेब साहब के भी जो खर्चे थे वो नाजिया पूरी कर रही थी और इन्हें ये डर था। और ये नाजिया ने मुझे ख़ुद बोला है, उन्होंने कहा कि इश्तियाक मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मेरी शादी हो और हमने यहाँ तक डिसाइड किया था कि अगर इनके घर वाले राज़ी नहीं होंगे तो हम इंग्लैंड में जाके हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी ले लिया था, हम वहाँ पे शादी कर रहे थे जाके, मगर जब इन्हें पता लगा तो शादी हुई। मुझे रिग्रेट ये है कि मेरे नसीब में एक ऐसी फैमिली आई जो बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। मतलब 21 साल बाद, अब ये आइए कि 21 साल बाद ये कोमे से क्यों निकले हैं और इस वक्त ये 21 साल बाद जो मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है। क्योंकि जुहेब साहब का क्या हुआ कि जितने भी नाजिया के पैसे वैसे मिले थे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह से, अब वो शायद ख़र्च हो गए होंगे। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह मुझे प्रेशर डाल के मेरे से कुछ हासिल किया जाए। मगर एक चीज़ मैं आपको बतला दूँ कि जुहेब साहब आपको इंशाल्लाह मैंने 1 अरब रुपए से आपको सू यहाँ पे किया है और एक बड़े अमाउंट से मैं यूके करना जा रहा हूँ। मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं आपको सड़क पे नहीं ले आऊँ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि नाजिया हसन पाकिस्तानी हाई कमीशन में गई, उन्होंने ठप्पा लगाया, पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी, एक दरख्वास्त दी कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती और मैं मरने से पहले तलाक लेना चाहती हूँ। मैंने आपको बतला दिया है कि
ये सब कुछ करवाना जब वो नाज़िया अपनी सेंसस में नहीं थी, इसका मकसद ये था कि जो मुश्तरका जायदादें हैं उसको किसी तरीके से उस पर काबिज़ हुआ जा सके। मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, ज़ुएब साहब की कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको मैं यहाँ पे ये इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ स्टार्टेड हुई थी आपके चैनल से, और अब मैं जो कोर्स अडॉप्ट कर रहा हूँ वो लीगल कोर्स करूँगा यहाँ पे भी यूके के अंदर। मुझे रोज़ाना चैनल पे किसी को जाके वो करने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पता लग जाएगा कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो जेन्युइन है। माले मुफ्त दिले बेरहम सेल का हदफ हासिल करने में नाकामी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन की खूब मौजे। 30 करोड़ के ईद पैकेज, बोनस, एजाजिया और इजाफी अलाउंस से नवाजने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा ऑडिट रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? देखिए, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन एक बड़ा इदारा है, अरबों रुपए के फंड्स हैं, 4,500 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं, मुलाजमीन की एक फ़ौज ज़फर मौज है। लेकिन जो सालाना अहदाफ हैं सेल के वो पूरे नहीं हो रहे, लेकिन मुलाजमीन पर नवाज़शात की जा रही हैं। 39 अरब का हदफ था 2019-20 में सेल का, 16 अरब फरोख्त हुई सामान, लेकिन 22 अरब का नुकसान हो गया। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर के अगला जो हदफ था वो 71 अरब का था, लेकिन 54 अरब की सेल हुई। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुलाजमीन पर जो है वो नवाज़शात की गई। 30 करोड़ के ईद पैकेज, बोनस, एजाजिया, इजाफी अलाउंस दिए गए। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन ने 15.5 करोड़ का फ्रॉड किया, खुद की रेगुलर और इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन भी शामिल हैं। करप्शन, बेज़ाब्तगी भी मुलविस मुलाजमीन ने भी बोनस लिया। करप्शन के 39 केसेज आए, लेकिन किसी एरिया मैनेजर या स्टोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो ऑडिट ने काफ़ी ज़्यादा इसमें संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदेही की और कहा है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। और पाकिस्तान में गैर मुल्की निजी सरमायाकारी में 60% इजाफा हुआ है। हजम 8 करोड़ 80 लाख डॉलर्स रहा। बराह रास्त सरमायाकारी में 30% कमी आई है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 में अमेरिका ने 1 करोड़ 41 लाख, हांगकांग ने 1 करोड़ 32 लाख, जबकि मलेशिया ने 65 लाख डॉलर की सरमायाकारी की। बरतानिया ने 85 लाख, यूएई ने 86 लाख डॉलर और जर्मनी ने 57 लाख डॉलर की सरमायाकारी की। स्विट्ज़रलैंड ने 42 लाख, इटली ने 38, कतर ने 14 और आयरलैंड ने 27 लाख डॉलर्स लगाए। और अब आपको बताएं कि ओगरा ने गैस की कीमत में 14% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न सार्फिन के लिए गैस 86 रुपये 93 पैसे और सुई सदर्न सार्फिन के लिए गैस 54 रुपये 47 पैसे फ़ी MMBTU महंगी की गई है। सुई कंपनीज़ की दरख्वास्तों के बरक्स कीमतों में इजाफा किया गया है। सुई नॉर्दर्न की कीमत में 154% और सुई सदर्न के गैस 8% इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। इजाफे का इतलाक हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद होगा। शहदाद कोट का अक़लियती ख़ानदान इंसाफ के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। मुतासरीन का ये कहना है कि 238 एकड़ अराजी को छुड़ाने में 60 साल कानूनी जंग लड़ी, जिसे 60 मिनट में ही 62 अफराद ने फिर हथिया लिया। मामला क्या है जानते हैं शकील अहमद की रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने सरापा एहतजाज है। ये सिंध में शहदाद कोट के इलाके कबू सईद खान का मजलूम हिंदू खानदान इलाके के जालिम और बासर वडेरे ने इनकी 238 एकड़ खानदानी अराजी पर 60 साल से कब्जा जो कर रखा है। मुतासरीन की इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म को दुहाई। सिंध में हमारी कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए हम इधर आए हैं इस्लामाबाद। अब इमरान खान को हम गुजारिश करते हैं कि हमारा सुन ले कुछ और उनको सजा दे। 60 साल से हमारी जमीन पे ये बिरोई लोग बैठे हैं, वो कब्जे खोर नहीं छोड़ रहे हैं कब्जा, हमें धमकियां दे रहे हैं। मुतासरीन के वकील का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा 2015 और 2018 में इनके हक में फैसला भी दिया, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाने वाला ही कोई नहीं। 2018 में साकिब निसार साहब ने 100 मोटो लिया था, उसमें माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वापस दिलवाया था। 60 साल बाद इनको ज़मीन मिली और 60 मिनट तक भी इनके पास कब्ज़ा नहीं रहा और ये तब से दरबदर हैं और भटकते फिर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन भी यहाँ पे इंशाल्लाह 2 दिन में हम डाल देंगे। मकामी वडेरे से खौफजदा खानदान ने रेंजर्स के जरिए अराजी वागुजार कराने, कमिश्नर के जरिए फरोख्त करने और हकदारान को रकम अदालत के जरिए अदा करने का मुतालबा भी किया है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।